नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने 4 महीनों के अंदर ऐसा कमाल दिखाया है जिसकी हर तरफ भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। याद कीजिए, जब उन्होंने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था और जिस तरह की बातें वो कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि ये तो हवाई वादे कर रहे हैं, इनसे होगा नहीं। और जब 1 जनवरी को उन्होंने मेयर पद की शपथ ली थी, उस समय भी ये सवाल उठाए जा रहे थे कि उन्होंने वादे तो बहुत कर दिए हैं न्यूयॉर्क के काया पलट की, लेकिन क्या वो कुछ कर पाएंगे? इसमें से 50% भी क्या वो कर पाएंगे? अब जबकि सिर्फ 4 महीने हुए हैं, तो उन्होंने एक तरह से काया पलट का एक कदम तो आगे बढ़ा ही दिया है और ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, वो उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने ये कर दिखाया है कि उन्होंने जो शहर का बजट पेश किया है न्यूयॉर्क का, उसको ज़ीरो पर ला दिया है, ज़ीरो बजट बना दिया है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जब उन्हें न्यूयॉर्क की बागडोर मिली थी एडम्स प्रशासन से, तो न्यूयॉर्क पर $12 बिलियन का खर्च का कर्जा बचा था, घाटा बचा था। और इसे माना जा रहा था, ये तब से चल रहा था जब से एक रिसेशन की स्थिति बन गई थी, और इसको माना जा रहा था कि इसको कम करना तो थोड़ा संभव होगा, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म करना असंभव होगा। लेकिन 12 मई को जो फाइनेंशियल ईयर का बजट उन्होंने अगले साल का पेश किया है 26-27 का, उसमें 124.7 बिलियन एग्जीक्यूटिव बजट पेश किया है, जो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। उसमें कहीं कोई घाटा नहीं है, कहीं कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने ये काम, ये इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए भी उनकी तारीफ हो रही है कि उन्होंने ये करते हुए कोई प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की, और जो मुख्य सेवाएं हैं जैसे पार्क हैं, लाइब्रेरी हैं, सड़कें हैं, पब्लिक हाउसिंग है, इनमें किसी तरह की कटौती भी नहीं की है। और ज़्यादातर जो रिज़र्व फंड्स का इस्तेमाल करने से भी वो बचे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा आसान रास्ता है। जो फंड्स रिज़र्व है उसमें से निकालिए, ज़ीरो बजटिंग कर दीजिए, आपने कहीं से इनकम तो जनरेट की नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि नए संसाधन ढूंढे और नए तरीक़ों से फंडिंग की व्यवस्था की, और इस तरह से ज़ीरो बजट पे ले आए। अब उन्होंने कैसे धन जुटाया, इस पर गौर करते हैं। New York, it's executive budget season, and I'm proud to announce that our city's budget is fully balanced. This budget isn't just about numbers on a page. It determines if our libraries get funded, if a street is safe to cross, if snow is actually shoveled after a storm. And you deserve to know exactly how we got here. We inherited a $12 billion budget deficit. We are speaking about a fiscal crisis at the scale greater than the Great Recession. Was the Great Recession? Great Recession. Many said the only way out of this was slashing services and passing an austerity budget. We rejected that. After months of painstaking work, that deficit is now zero. Our city is now on firm financial ground. We achieved this in 2 major ways: increasing revenue and support from Albany, and cutting waste and finding savings here in New York City. Thanks to Governor Hochul, State Senate Majority Leader Andrea Stewart Cousins, Assembly Speaker Carl Hastie, and months of organizing from New Yorkers, we tax the rich. That tax alone will raise $500 million per year. And that's not all. Thanks to Governor Hochul and our partners in Albany, we finally got a better deal for New York City. We're getting billions more from the state to help tackle the gap. At the same time, we've been poring over the city budget to identify savings. We reduced unnecessary overtime and found smarter ways for government to deliver services. This all added up to $1.77 billion in total savings. Our budget isn't just about closing deficits. It's about building a city New Yorkers can actually afford. On day 8 of our administration, we announced a historic partnership with Governor Hochul to finally deliver universal childcare. That's $1.2 billion in new funding from Albany. And this was just the beginning. Investments in citywide trash containerization, cheaper groceries, safer streets, relief for taxi drivers are all on the way. And we're increasing funding for libraries, parks, and cultural institutions. I promise to make sure you were part of this budget process every step of the way. This is your city. These are your tax dollars, and this budget should reflect your priorities. We're proud to put forward a budget for the working people of this city, and we're going to do it again next year, and next year, and next year.
उन्होंने एग्रेसिव सेविंग्स की, मतलब सरकारी खर्चों में कटौती की। सरकारी खर्च में कटौती ऐसे नहीं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाकर करीब 1.77 बिलियन डॉलर की बचत की, लगभग $1.25 बिलियन की बचत केवल इसी में कर ली। और लेकिन जो सेवाएं वो दे रहे थे पब्लिक को, उसमें कहीं कोई कमी नहीं की, कहीं कोई नुकसान नहीं आया। उन्होंने एक काम किया, टैक्स द रिच, यानी जो अमीर हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया। $1 मिलियन से ज़्यादा कमाने वालों पर उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स लगाया, सबसे प्रॉफिटेबल कॉरपोरेशंस पर टैक्स लगाया, और फिर दूसरे घर, मतलब एक घर आपके पास है, आपके एक में रह रहे हैं, एक दूसरा और है, तो उस पर भी लग्जरी प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। इसी तरह से उन्होंने अल्बानी से मदद ली। गवर्नर कैथी होचुल जो स्टेट है से $4 बिलियन से $8 बिलियन तक अतिरिक्त स्टेट एड हासिल किया, और उन्होंने इसे सिटी स्टेट पार्टनरशिप के तहत हासिल किया। यानी ये कोई अनुदान नहीं था, ये पार्टनरशिप के तहत हासिल किया। और इसका नतीजा क्या निकला इस बैलेंस से, कि कामगार परिवारों पर किसी तरह का बोझ नहीं डाला गया। जो बजट में पार्क, लाइब्रेरी, सुरक्षित सड़कें और पब्लिक हाउसिंग में ऐतिहासिक निवेश किया गया, पहले ही झटके में ऐतिहासिक निवेश किया गया, और इसका इफ़ेक्ट वहाँ दिखना शुरू हो गया है। उन्होंने क्या क्या काम शुरू किए हैं, ज़रा इसको भी देख लें कि न्यूयॉर्क की काया पलट करने के लिए उन्होंने एक बजट तो बनाया है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं। दरअसल मैं आज न्यूयॉर्क और जोहरान ममदानी की जो बात कर रहा हूँ, उसका मकसद एक ये भी है कि हमारे जो अपने बड़े शहर हैं, उनके जो मेयर हैं और वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वो भी इससे सबक ले सकती हैं कि अगर विल पावर हो, विलिंगनेस हो, रास्ते खोजने की तबीयत हो, तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ राजनीति करेंगे तो बात नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, उनका पहला नारा था एफोर्डेबिलिटी, ये एजेंडा था, और उसी पर सबसे पहले उन्होंने काम शुरू किया। उन्होंने अपने ऑफिस में एक टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करने का एक अलग से ऑफिस शुरू किया। रेंट गाइडलाइंस बोर्ड में प्रो टेनेंट सदस्य नियुक्त किए गए। देखिए, वहाँ बहुत सारे लोग किराए पर रहते हैं, और जो मालिकान होते हैं, मकान मालिक होते हैं, वो उन पर ज़बरदस्त दबाव डालते हैं और उनके साथ जातियाँ करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी था कि एक बॉडी हो, एक ऑफिस हो, जो इस बारे में ध्यान रखे, निगरानी करे कि जो टेनेंट्स हैं उनके साथ, किराएदार हैं, उनके साथ कोई जाति ना हो। तो उन्होंने, और जो पहले बोर्ड बना हुआ था उसमें सारे जो थे मकान मालिक भरे हुए थे, अब उन्होंने प्रो टेनेंट सदस्यों को भी उसमें डाल दिया है, जिससे जो मनमाने तरीके से मकान मालिक किराया बढ़ाते थे वो संभव नहीं होगी। इसके अलावा लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ मुकदमे सेटल करने की उन्होंने शुरुआत की, और तकरीबन $34 मिलियन उससे वसूल किए, मरम्मतें कराई, और इससे एक पूरा जो माहौल है टेनेंट्स के बीच में बदल गया। उन्होंने एक और काम किया, डीड थेफ्ट प्रिवेंशन ऑफिस बनाया। ये जो जिनके घर होते थे, ख़ास तौर पर जो अश्वेत हैं, ब्लैक हैं, उनके जो होम ऑनर्स होते थे, उनके साथ बहुत फ्रॉड होता था, उनसे साइन कराकर उनके मकानों पर कब्ज़ा करने का। इसको रोकने के लिए उन्होंने एक अलग से ऑफिस बना दिया। फिर चाइल्ड केयर के लिए उन्होंने एक इंतज़ाम कर दिया। गवर्नर होचुल के साथ सहयोग लेके उन्होंने $1.2 बिलियन लिए, और 3 साल के बच्चों के लिए यूनिवर्सल प्री के, 2 साल के लिए प्री चाइल्ड केयर की शुरुआत कर दी 2000 सीट्स से। अब ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उनके एफोर्डेबिलिटी के एजेंडे के हिस्से रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों हज़ारों पोर्ट होल्स भरे, वो खुद काम करने गए। सड़कों के तमाम गड्ढे भरने के लिए उन्होंने अभियान चलाया। 45 बस कॉरिडोर तेज करने का प्लान बनाया हुआ है ताकि फास्ट बसेस चलाई जा सकें। पब्लिक बाथरूम बढ़ाए हैं। स्कूल जोन में स्लो स्पीड जोन
और रेड लाइट कैमरे लगवाए हैं। हाउसिंग और ग्रॉसरी में उन्होंने बहुत बड़ी राहत दी है। पब्लिक हाउसिंग में उन्होंने ज़बरदस्त निवेश किया है। सिटी ओन्ड ग्रॉसरी स्टोर्स, जो सरकारी ग्रॉसरी स्टोर्स किराने की दुकान खुलवाई है, जिससे आम लोग को सस्ता सामान मिल सके। इसके अलावा उन्होंने वर्कर्स राइट्स के लिए बहुत सारे काम किए। होमलेस जो हैं बेघरबार, उनके लिए नए शेल्टर बनाने की बात कही है। LGBTQIA के लिए उनके मामलों से जुड़ा एक ऑफिस बनाने की बात कही है। और सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण ये भी है कि ट्रंप प्रशासन जो प्रवासियों के खिलाफ एक्शन चला रहा है उनको निकालने का, उसके खिलाफ उन्होंने उनके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया है, जिससे वो सारी गतिविधियां भी रुक गई हैं। तो जाहिर है कि उनके इस कदम से जो आम कामगार हैं, किराएदार हैं, मिडिल क्लास हैं, वो सब बहुत खुश हैं और उन्हें उम्मीद बंधी है कि एक ऐसा मेयर आया है जो काफ़ी चीज़ें बदल सकता है, बदलने जा रहा है। एक बात आपको बता दें कि न्यूयॉर्क शहर का जो डेमोग्राफी है, वहाँ 31% वाइट हैं, गोरे हैं, और बाकी जो कलर्ड लोग हैं उनकी संख्या 69% है। तो यहाँ गोरों का बहुमत नहीं है, इसलिए गोरों की दादागिरी भी नहीं है। इसमें ब्लैक्स हैं, हिस्पैनिक और लैटिनो हैं, एशियन हैं, ये तमाम रेसेस वहाँ रह रही हैं। दूसरी चीज़ ये बता दें आपको कि न्यूयॉर्क बहुत ही इकोनॉमिकली विषमतापूर्ण समाज है। बहुत ज़्यादा गरीबी भी है वहाँ पर। तकरीबन 33% लोग लो इनकम ब्रैकेट में आते हैं। करीब 26% जो न्यूयॉर्कर्स हैं वो पावर्टी लाइन के नीचे। आप सोचिए, न्यूयॉर्क जो दुनिया की सबसे संपन्न सिटी मानी जाती है, सबसे धनी शहर माना जाता है, वहाँ 26% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 33% लोगों की जो इनकम लो इनकम ग्रुप में आते हैं। कुल मिलाकर 59% लोग हैं जो गरीब हैं और लो इनकम ग्रुप के हैं। 60% आबादी इस हालत में रह रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। और जहाँ तक अमीरों का सवाल है, तो 1% लोग ऐसे हैं जिनका $250,000 से ज़्यादा की इनकम है। आंकड़ा 5-10% के आसपास है, लेकिन टॉप 3% वेज अर्नर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, यानी शहर में असमानता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये कमोबेश न्यूयॉर्क शहर का नक्शा है और उसमें ज़ोहरान ममदानी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से एक अच्छी शुरुआत कर दी है और उसकी चारों तरफ से तारीफ़ हो रही है। ये उनके लिए एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है और ये उम्मीद की जा सकती है कि वो एक ऐसा मॉडल न्यूयॉर्क में खड़ा कर देंगे, शहर को अफोर्डेबल बनाने का, आम लोगों के लिए सुरक्षित बनाने का, उनके रिहायशी, उनके ट्रांसपोर्ट, उनके खाने पीने का अच्छे इंतज़ाम का, जो कि पूरी दुनिया भर में फिर फॉलो भी किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।